रिया सुबह से रसोई में थी। उसकी रसोई उसके घर के आंगन में थी। वो गांव के एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। इस परिवार में उसके सास ससुर, देवर देवरानी, रिया के 2 बच्चे, देवरानी के 2 बच्चे और उसकी ननद भी थी। देवर जी का नौकरी पर जाने का समय हो रहा है। जल्दी से सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। सब लोगों को पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से पराठे बना देती हूँ। रिया ये कहकर जल्दी जल्दी पराठे बनाना शुरू करती है। रिया के अंदर खाना बनाने की बहुत फुर्ती थी। वो एक ही तवे पर 10-10 पराठे बना दिया करती, क्योंकि उसके परिवार वाले एक साथ नाश्ता करने बैठा करते थे। वो पराठे बनाना शुरू करती है, तभी उसका सारा परिवार उसके सामने जमीन पर नाश्ता करने बैठ जाता है। बहू, मानना पड़ेगा, तुझमें फुर्ती तो बहुत है। एक साथ इतने सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन फिर भी किसी की थाली में पराठा कम नहीं होता। हाँ बहू, और सारे पराठे तू बहुत अच्छी तरह से सेक रही है। पराठे से मन नहीं भर रहा, जबकि पेट पूरी तरह भर चुका है। माँ जी, पिताजी, पता नहीं मैं कितने सालों से इस घर में पराठे सेक रही हूँ। अब तो सपने में भी खुद को पराठे सेकता हुआ पाती हूँ। आप जल्दी जल्दी पराठा खा लीजिए। उसके बाद में मैं देवर जी के लिए पराठे बनाकर पैक भी कर देती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने का समय भी तो हो रहा है। रिया की बात सुनकर सब लोग खाना खाने लगते हैं। इस तरह रिया जल्दी जल्दी पराठे बनाकर सबको दे रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रिया को बहुत तेज जुकाम हो जाता है। तभी उसकी देवरानी कंचन उसके कमरे में जाती है। अरे रिया दीदी, आपको ये क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और जुकाम भी है। सब लोगों के नाश्ते का समय हो रहा है, अब क्या होगा? कंचन, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तू भी तो पराठे बना सकती है। आज तू नाश्ता मेरे कमरे में ही लेकर आ जाना मेरा। दीदी, मैं पराठे बना सकती हूँ। पराठे बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपकी तरह एक ही तवे पर मैं जॉइंट फैमिली के लिए 10-10 पराठे नहीं बना सकती। ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मुझसे नहीं हो पाएगा। कल को मैं अपने मायके चली जाऊं या कोई और समस्या आ जाए, तब भी तो तुझे ये सब कुछ करना ही होगा ना। इसीलिए अब जा और जाकर सबके लिए पराठे बनाना शुरू कर दी। कंचन घबराकर आंगन में जाती है और चूल्हे पर पराठे बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो एक पराठा बनाती तो दूसरा पराठा जल जाता। ये देखकर उसकी सास भी बहुत परेशान हो जाती है। कंचन बहू, पराठे खिला रही है या कोयला खिला रही है? अगर तुझे हमें कोयला ही खिलाना है तो ऐसे बता दे, हम चूल्हे में से गरम कोयले निकाल कर खा लेंगे। माँ जी, आप मुझे ताने क्यों दे रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप मेरी सास हैं। आपको मुझे ताने देकर ये बात साबित करने की जरूरत नहीं। मैं दीदी की तरह पराठे बनाने की कोशिश कर ही तो रही हूँ, लेकिन मैं एक ही तवे पर उनकी तरह 10 पराठे नहीं बना सकती। अरे बेटी, तू यहाँ बैठकर क्या कर रही है? जा अपनी भाभी की मदद कर। अरे हम तो बाद में भी नाश्ता कर लेंगे, लेकिन तेरे दोनों भाई और भतीजे भतीजी को समय पर नाश्ता करके घर से निकलना है, इसीलिए तू जाकर मदद कर। नहीं माँ, मुझसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत लगाना कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने लिए मैगी बनाने से पहले भी घबरा जाती हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं बना सकती। भाभी बना रही हैं, उनको बनाने दीजिए। भाभी, आपको जैसे ही पराठे बनाने हैं बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। यूं ही कंचन पराठे बनाती है और किसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अगले दिन भी रिया की तबीयत में सुधार नहीं होता। इस कारण कंचन परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद कंचन मार्केट जाकर 3 तवे खरीद लाती है और अगले दिन आंगन में पराठे बनाने के लिए बैठ जाती है। अब कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे एक ही तवे पर 10 पराठे बनाने की आदत नहीं है और मैं 3 तवे ले आई हूँ। अब मैं 3 तवे पर एक साथ पराठे बनाऊंगी। अब मैंने मिट्टी के 3 चूल्हे भी तैयार कर दिए हैं। कंचन ये कहती है और 3 चूल्हों पर पराठे बनाना शुरू करती है, लेकिन अभी भी वो 3 तवे और चूल्हों को अकेले संभाल नहीं पाती। अब तो तू 3 चूल्हों पर तवे चढ़ाकर पराठे बना रही है, लेकिन तब भी तुझसे पराठे नहीं बन पा रहे। माँ जी, भले ही तवे और चूल्हे 3 हो, लेकिन मेरे हाथ तो 2 ही है ना। आखिर मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, वो क्या कम है? पता नहीं दीदी अकेली सब कुछ कैसे कर पाती थी, और मैं भी दीदी की बिल्कुल भी मदद नहीं किया करती थी। लेकिन अब मुझे दीदी के लिए बुरा लग रहा है। या तो उन्हें ये सब कुछ करना नहीं था, और अगर करना था तो आप लोगों को इतना आसान नहीं समझना था उनके काम को। उनके बीमार पड़ने पर हमें दिक्कत हो रही है। बेचारी कंचन किसी तरह अपने दिन काट रही थी। कुछ दिनों में रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन जब कंचन रिया को चूल्हे के पास बैठा हुआ देखती है तो वो काफी खुश होती है और पीछे से रिया को जाकर गले लगा लेती है। अच्छा हुआ दीदी, आप ठीक हो गई। आपके बिना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूंगी। आप ना जाने जॉइंट फैमिली में एक ही तवे पर 10 पराठे कैसे बना लेती हो।
तुमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। आज मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं एक तवे पर 10 पराठे, ताकि कभी मैं दोबारा बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या सच में दीदी, आप मुझे एक ही तवे पर 10 पराठे बनाना सिखाओगी? रिया हमें सर हिलाती है। इसके बाद सबसे पहले वो 10 आटे की गोलियां बनाकर तैयार करती है और जल्दी जल्दी उन्हें बेल लेती है। एक एक करके वो तवे के ऊपर उन्हें रख देती है और सबके बीच में तेल की एक छोटी सी परत डाल देती है। धीरे धीरे वो सेकने लगती है और पराठों से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। कंचन, सबसे पहले जो नीचे वाला पराठा है वो सबसे पहले सेकेगा, इसलिए पराठा उठाकर हमें बस थाली में परोस देना है। बन गए पराठे। रिया अब ये कहकर सब लोगों की थाली में परोठा परोस देती है। सब लोग पराठे खाते हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट थे। ये देखकर कंचन कहती है, वाह दीदी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। ये बिल्कुल भी जले नहीं है। ऐसे पराठे तो सासू माँ भी नहीं बना सकती। ये सब कुछ देखकर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। इसके बाद जब सब लोग नाश्ता करके उठ जाते हैं तो कंचन अपनी तरकीब के बारे में बताती है। उसके बाद पूरे परिवार वाले उस तरकीब के लिए हाँ भर देते हैं। अब वो लोग रिया की एक पराठे की दुकान खुलवा देते हैं जो घर के बाहर ही थी। रिया पराठे की दुकान के पास खड़ी हो जाती है और कुछ ही देर में वहाँ ग्राहकों की कतार लग जाती है। क्या ये एक तवे पर 10 पराठे बनाने वाले बहू की दुकान है? मेरे घर पर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने पहले से नहीं बताया था। सब्जी तो मेरी पत्नी ने चढ़ा दी है, लेकिन वह इतनी रोटियां नहीं बना पाएगी। क्या आप मुझे पराठे बनाकर पैक कर देंगी? हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आप रुकिए, मैं 10 मिनट के अंदर आपको 100 पराठे बनाकर पैक कर देती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? 10 मिनट के अंदर 100 पराठे बन ही नहीं सकते हैं। यही तो हमारी दीदी का कमाल है। आप सिर्फ देखिए, मेरी दीदी यानी मेरी जेठानी अभी 10 मिनट के अंदर 100 पराठे कैसे तैयार करती है, क्योंकि वो एक ही बार में एक तवे पर 10 पराठे जो बना लेती है। ये बात सुनने के बाद ग्राहक भी हैरान रह गया। उसके बाद वो रिया के पराठे बनाने के तरीके को देखता है तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रिया फिर से 10 लोइयां बनाकर उन्हें बेलकर तैयार करती है और उन्हें तवे पर रखकर बीच में तेल की परत लगा देती है। धीरे धीरे पराठे सेकती जाती है। वो पराठे उठाकर पैक कर रही थी। ग्राहक जैसे ही वो पराठों पर हाथ लगाता है तो रिया से कहता है, सच में बहन जी, आपके अंदर तो बहुत अच्छी कला है। भगवान ऐसी कला सबको दे। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी आपने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रखा है। भगवान आपको जल्दी ही सफल बनाए। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। रिया और कंचन भी ग्राहक की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। अब वो ग्राहक पराठे लेकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही खुशी खुशी अब रिया और कंचन दोनों एक ही तवे पर 10 पराठे बनाना सीख जाती हैं। अब कभी रिया अपने परिवार वालों के लिए नाश्ता बना दिया करती तो कभी कंचन। बचे हुए समय में कंचन और रिया मिलकर अपने घर के बाहर ही पराठे का ठेला लगाया करते। उनके पास रिक्शा वाले, मजदूर और भी कई तरह के लोग पराठे खाने के लिए आया करते। उन्होंने धीरे धीरे पराठे के साथ अचार और रायता रखना भी शुरू कर दिया ताकि उनकी बिक्री और अच्छी हो। इस तरह जॉइंट फैमिली में एक ही तवे पर 10 पराठे बनाने वाली बहू पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और दूर दूर से औरतें ये कला सीखने के लिए आने लगती हैं। ऐसे ही आज निहारिका का कॉलेज में दूसरा दिन था। निहारिका सुबह सुबह उठकर अच्छे से रेडी होती है और घर का थोड़ा बहुत काम करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। निहारिका का मन पढ़ाई में कम और यहाँ पर ज्यादा लगता था। वो ज्यादातर लड़कियों के ड्रेसिंग सेंस को ही निहारा करती। ऐसे एक दिन निहारिका के पास कीर्ति नाम की एक लड़की आती है और वो निहारिका से बोलती है, हाय, मेरा नाम कीर्ति है और मैं देख रही हूँ शायद तुम हमारे कॉलेज की न्यू स्टूडेंट हो। वैसे तुम दिखने में काफी प्यारी हो। नमस्ते, मेरा नाम निहारिका है और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और यहाँ अपने ससुराल में सबके साथ रहती हूँ। और मेरे पति ने ही मेरा एडमिशन इस कॉलेज में करवाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूं। अरे ये बात तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, वरना आजकल के टाइम पर ऐसा पति मिलना तो बहुत मुश्किल है। यू आर सो लकी निहारिका। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस कॉलेज में पढ़ाई करने आई हो या फिर कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने आई हो? वैसे सच बताऊं तो मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ। वो तो मेरे पति चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं और मेरा भी मन था कि मैं कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूं, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। और यहाँ तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अरे अरे ऐसा मत बोलो, मैं हूँ ना, तुम मुझे अपनी फ्रेंड बना सकती हो। वैसे कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना तो मैं भी चाहती हूँ, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हूँ मैं। आज हम कॉलेज को बंक करके क्लब जा रहे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ क्लब जाने के लिए रेडी हो? अरे नहीं नहीं,
आज ही तो मेरा दूसरा दिन है और मेरे पति रोज शाम को मुझे कॉलेज से घर पिकअप करने के लिए आते हैं। अरे यार, तुमने एक्स्ट्रा क्लास का नाम सुना है? अपने पति को अभी कॉल करो और बोल दो कि आज हमारी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और जब तक तुम्हारे पति तुम्हें लेने आएंगे उससे पहले ही हम कॉलेज के गेट के बाहर होंगे। निहारिका गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसे शहर के तौर तरीके उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और निहारिका के मन में उठ रही हलचल को निहारिका रोक नहीं पा रही थी और उसका मन बार बार पढ़ाई लिखाई को छोड़ कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में ही लगा हुआ था। निहारिका कीर्ति को मना नहीं कर पाती और वो तुरंत अपने पति राहुल को कॉल करती है और उससे कहती है, राहुल जी, वो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप शाम को निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना, वरना आपको बेकार में वेट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम बस अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस अच्छे से लेना और मन लगाकर पढ़ाई करना। जिस मकसद से तुम यहाँ आई हो ना, वो भूलना मत और बाकी चीजों में ध्यान मत लगाना। जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो उससे पहले तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है? राहुल को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो निहारिका से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की परमिशन दे देता है। ऐसे निहारिका अपनी नई नई सहेली कीर्ति के साथ कॉलेज बंक करके क्लब जाने के लिए रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में कीर्ति के और भी ज्यादा फ्रेंड्स आ जाते हैं और कीर्ति और बाकी सारे दोस्त निहारिका को लेकर क्लब जाते हैं, जहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं। डांस, ड्रिंक्स, सब कुछ था। सब कुछ निहारिका को बहुत अच्छा लग रहा था और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये सब कुछ तो हमने टीवी में देखा था, पर आज तो ये सब कुछ हकीकत हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी क्लब जाऊंगी, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉलेज जाने की वजह से ही हो रहा है, वरना ये सब कहाँ मुझे नसीब होता। धीरे धीरे शाम होने लगती है और राहुल बार बार निहारिका को कॉल कर रहा था। अरे राहुल जी भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, लगता है वो मुझे लेने आ रहे हैं। क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, कीर्ति को बता देती हूँ, वरना अगर राहुल जी ने मुझे पकड़ लिया तब तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। निहारिका अपनी फ्रेंड कीर्ति को इस बारे में बताती है, जिसके बाद कीर्ति निहारिका को लेकर सीधा कॉलेज के बाहर पहुंचती है। थोड़ी देर में राहुल भी वहां पर आ जाता है और निहारिका को लेकर घर चला जाता है। घर आने के बाद निहारिका काफी थकी हुई थी और बिना खाए पिए ही वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी राहुल निहारिका से कहता है, निहारिका, तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? क्या पढ़ा तुमने? मन लगा कि नहीं? और प्रोफेसर जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं अच्छे से समझा रहे हैं ना? राहुल की बात का निहारिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप थी और राहुल फिर से निहारिका से बोलता है, अच्छा बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तुम एक काम करो, अपनी नोटबुक दिखाओ। प्रोफेसर ने कुछ तो नोट्स बनवाए ही होंगे। निहारिका घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को क्या जवाब दे। राहुल भी निहारिका को बिल्कुल फोर्स नहीं करता और वो चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निहारिका बार बार यूं ही कॉलेज बंक किया करती और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती किया करती। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी आंख बंद करके भरोसा कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बीवी का कॉलेज में मन लग रहा है और वो जमकर पढ़ाई कर रही है। ऐसी एक सुबह निहारिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तभी राहुल निहारिका से कहता है, अरे निहारिका, ये तुमने क्या पहन लिया आज? मैंने तुमसे कहा था ना कि जीन्स टॉप और सूट वगैरह सब कुछ ट्राई कर सकती हो तुम, बस कभी शॉर्ट्स मत पहनना, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए माँ मुझे 4 बातें सुनाएंगी। ओ राहुल, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि कॉलेज में अपने आप को मेंटेन करके रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब कॉलेज में मेरे काफी अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके हैं, अब उन फ्रेंड्स के बीच मेरी भी तो कोई इमेज है ना। ये बात सुनकर राहुल दंग रह जाता है, क्योंकि इस बार निहारिका के बोलने के लहजे में बहुत बदलाव था। वो बिल्कुल फर्राटेदार शहरी लड़कियों की तरह राहुल को जवाब दे रही थी। क्या बात है निहारिका, बदली बदली लग रही हो तुम। लगता है कॉलेज की हवा चढ़ गई है तुम पर। निहारिका बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और किचन में से सास निहारिका को कैसे छोटे छोटे कपड़े में देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी राहुल नहा धोकर नीचे आता है। तभी उसकी माँ उसे नाश्ता देती है और उससे बोलती है, राहुल बेटा, अपनी माँ की नाक कटवाने का ठेका ले रखा है क्या तूने? तूने तो कहा था कि तेरी बहू एक दायरे में रह के कॉलेज जाएगी और पढ़ाई करेगी, पर आज क्या था? अरे मुझे उसके कॉलेज जाने से कोई आपत्ति नहीं है, उसके जीन्स टॉप पहनने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहू होने का फर्ज ही भूल जाए। माँ तुम चिंता मत करो, वो क्या है ना, हो सकता है नया नया कॉलेज जा रही है तो यार दोस्तों के साथ संगत का असर हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। बुरा मत मानना राहुल बेटा, सच बोलूं तो एक माँ होने के नाते मुझे अच्छे से पता है
कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं। मुझे तेरी बीवी के अंदर पढ़ाई लिखाई के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। अरे जब से वो कॉलेज जा रही है तब से तो उसका सारा ध्यान फैशन पे ही है। राहुल को निहारिका की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही शाम को फिर से राहुल अपनी बीवी को कॉल करता रहता है और इसी बीच निहारिका क्लब में थी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी निहारिका का कॉल उसका एक फ्रेंड जिसका नाम रोहन था वो उठा लेता है और बोलता है, हेलो हेलो हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। अरे जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अरे मैं निहारिका का दोस्त बात कर रहा हूँ और हम क्लब में हैं और वो डांस कर रही है, अभी बिजी है। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है तो बता दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। राहुल ये सुनकर हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि पीछे से म्यूजिक की बहुत सारी आवाज आ रही थी। राहुल समझ जाता है कि निहारिका कॉलेज में है ही नहीं। ऐसे ही थोड़ी देर बाद राहुल निहारिका से पहले उसके कॉलेज के पास पहुंचता है और तभी राहुल देखता है कि निहारिका कॉलेज से ना निकलकर बल्कि सामने से आ रही है। क्या बात है निहारिका, कॉलेज का गेट तो ये रहा, तुम वहाँ से कहाँ आ रही हो? राहुल की बात सुनकर निहारिका थोड़ी सी परेशान हो जाती है। आप निहारिका के हस्बैंड है ना? अब एक्चुअली बात ये है कि निहारिका की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं इसको यहीं पास के ही हॉस्पिटल में लेकर गई थी। अच्छा, तो मतलब मेरी निहारिका की तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, घर चले, बहुत लेट हो गया है। राहुल निहारिका को लेकर घर पर आ जाता है। घर आने के बाद राहुल का दिमाग बार बार निहारिका के ऊपर ही था। वो पता लगाना चाहता था कि आखिर निहारिका उसके पीठ पीछे क्या करती है। पिछले 2 भाग में आपने देखा कि कैसे राहुल अपनी पत्नी को आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजता है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को पूरी तरीके से सपोर्ट भी करता है। लेकिन निहारिका पीठ पीछे अपने पति को धोखा दे रही थी। वो कॉलेज बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती और इसकी भनक अब राहुल को लग जाती है। तब राहुल ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके रंगे हाथों निहारिका को पकड़ कर ही रहेगा। और अब आगे की कहानी। ऐसी एक रोज की तरह निहारिका फिर से रेडी होती है और कॉलेज जा रही होती है। तभी राहुल निहारिका से कहता है, क्या बात है निहारिका, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से तुमने तो मुझे पूछना ही बंद कर दिया है। अरे शुरू में तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाता था और अब तुम मुझसे बिना कुछ कहे ही कॉलेज के लिए निकल जाती हो। लगता है पति से ज्यादा दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं तुम्हारे लिए। ओ राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मैंने बताया था ना कि अब मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ ही कॉलेज जाती हूँ। और वैसे भी शाम को लेने के लिए तो आप आते ही हैं ना। चलो कोई बात नहीं, और हाँ, पिछले 1 महीने में तुमने जो सब पढ़ा है ना, वो शाम को तुमसे पूछूंगा। अपना दिमाग और नोट्स तैयार करके रखना। राहुल, आप मेरे पति हो, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। कॉलेज में वैसे ही प्रोफेसर दिमाग खाते रहते हैं और आप घर आते ही प्रोफेसर मत बन जाया करो। ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? और दूसरी बात ये कि कॉलेज में प्रोफेसर तुम्हारा दिमाग खाता है? अरे अपने गुरु की इज्जत करना सीखो। अगर तुम अपने गुरु की इज्जत नहीं करोगी तो मेरी इज्जत क्या खाक करोगी? निहारिका की बात राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और निहारिका भी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी राहुल की माँ आती है और वो अपने बेटे से कहती है, देख बेटा, अभी भी वक्त है। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहू अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। हमने बहू के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया था। मुझे ऐसा लगता है कि बहू हमें धोखा दे रही है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज के आज ही मैं निहारिका के कॉलेज का फैसला करके रहूंगा। या तो वो कॉलेज जाएगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए घर में रहेगी। ऐसे ही रोज की तरह फिर से निहारिका अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की पूरी छुट्टी करके आउट ऑफ सिटी चली जाती है, जहाँ लोग कार में बैठकर एक लंबे टूर के लिए चले जाते हैं। तभी निहारिका गाड़ी में बैठे बैठे अपनी दोस्त कीर्ति से बोलती है, यार कीर्ति, पता नहीं क्यों मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी ऐसा प्लान नहीं सोचा है जिससे मैं बच पाऊं। अब तू बताना, मैं अपने पति को क्या बोलूंगी? वो तो रोज शाम को मुझे लेने आ जाते हैं। अरे निहारिका, मेरे पास एक आइडिया है। देख, तेरा पति मुझे तो जानता नहीं है और ना ही मेरा घर देखा है उसने। तू अपने पति को कॉल करके बोल दे कि तू मेरे घर है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुझे मजबूरन मेरे घर जाना पड़ा। अरे वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो अब हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। हाँ, और वैसे भी 3 से 4 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग आराम से रात 9 बजे तक घर आ जाएंगे। टेंशन नोट मेरी प्यारी निहारिका। निहारिका और कीर्ति बाकी दोस्तों के साथ कार में बैठकर टूर के लिए निकल जाते हैं। इस बार निहारिका और निहारिका के दोस्तों ने सुबह से ही कॉलेज बंक किया था
और वो लोग फाइनली अपने रिजॉर्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वहां जाकर वो खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही शाम को 4 बजे लोग घर वापसी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होती ही निहारिका बहुत परेशान हो जाती है। ओह शिट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? यार कीर्ति, तुझे तो पता है ना, अगर मेरे पति को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। निहारिका की बात से कीर्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो निहारिका को 2-4 बातें सुनाने लगती है और उससे कहती है, अरे यार निहारिका, तूने ये फालतू का रोना धोना शुरू कर दिया। अरे हम भी तो परेशान है ना, और अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो मत आया कर हमारे साथ। अरे यार, तू कैसे ऐसे बोल सकती है मुझे? मैं तो तेरे भरोसे आई थी ना। मुझे क्या पता था कि रास्ते में ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है। थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ना मुझे। देख, ये कहना बंद कर दे कि तू मेरे भरोसे आई थी। अरे भाई, तू कोई बच्ची थोड़ी ना है कि तुझे किसी चीज के लिए कुछ पता ही ना हो। मजा तो तुझे भी बहुत आ रहा था ना ये सब करने में। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, तो बार बार ये फालतू की बातों से मुझे और मत परेशान कर। यार कीर्ति, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। अब ऐसे सिचुएशन में तुम मुझसे ऐसे बातें करोगी क्या? अरे यार कीर्ति, किस गवार को हमारी दोस्त बना दिया तुमने। अरे जब से हमारे ग्रुप में आई है ना, तब से ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम को मैनेज करना पड़ता है। निहारिका, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आज रात को घर नहीं जाएंगे तो कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन रोहन, मैं तो अपने पति से झूठ बोल कर आई हूँ ना। मैं रात भर यहाँ तो नहीं रह सकती हूँ। अपने पति को फोन कर और सारी सच्चाई बता दे, और अपने पति के साथ अपने घर चली जा। और कीर्ति ना बिल्कुल सही कह रही है, तुम ना अपने पति के साथ जाओ, हम लोग को एंजॉय करने दो यार। हर छोटी छोटी बातों में ना टेंशन देती रहती हो। निहारिका बेचारी परेशान हो जाती है और बार बार राहुल अपनी बीवी को कॉल कर रहा था, और ऐसे ही रात के करीब 8 बज जाते हैं। निहारिका बुरी तरीके से डरी हुई थी, तो वही दूसरी तरफ कीर्ति उसकी बाकी फ्रेंड ड्रिंक करके यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। निहारिका अकेली थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर में उसने अपने पति राहुल को कॉल करके सारी बात बता दी, जिसके बाद राहुल अपनी बीवी को लेने के लिए आ जाता है और वो निहारिका को लेकर सही सलामत घर पर पहुंच जाता है। घर आते ही राहुल अपनी पत्नी से कहता है, अच्छा, तो मतलब ये सब चल रहा था। मुझे तो पहले से ही शक था निहारिका, पर क्या करूं, मैं इतना विश्वास करता था तुम पर, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर जिस दिन तुम अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी ना, उस दिन मुझे पता चल गया था कि तुम आए दिन कॉलेज को बंक करती हो। राहुल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शहर की चकाचौंध में मैं इतनी अंधी हो गई कि मैं ये भूल ही गई कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हो। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि घर की बहू को लिमिट में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग कब सर पे चढ़ जाए पता ही नहीं चलता है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आगे से दोबारा ये सब नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है। अपने कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। तुम आगे से कॉलेज ही नहीं जाओगी तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो तुम अपनी मर्जी से कॉलेज जाओ, या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके, और या फिर अपने ससुराल में रहकर अपने ससुराल वालों की देख रेख करो, क्योंकि तुम्हारे बस की अब कुछ नहीं है। सोच ले बहू, अब तुझे क्या करना है, क्योंकि अब तो हम तुझे दोबारा कॉलेज भेजने वाले नहीं हैं। और अगर तू हमारे खिलाफ जाकर कॉलेज जाना चाहती है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुझे हमेशा के लिए अपने मायके ही जाना पड़ेगा। सासू माँ, मैं अब दोबारा कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर आप लोगों की देख रेख करूंगी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से ही हुआ है। इसलिए मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज जाना ही छोड़ती हूँ। ठीक है, फिर हमने तुम्हें माफ किया। अब तुम्हें कल से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भरोसा उसी पर किया जाता है जो भरोसे के लायक हो। अब आगे से मुझे तुम पर भरोसा करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकती हो। राहुल की बात से निहारिका रोने लगती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भरोसा तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना बहुत मुश्किल है। राहुल आंख बंद करके पागलों की तरह अपनी बीवी पर भरोसा करता रहा और निहारिका ने कॉलेज की मस्ती के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।